ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक है हमारा नॉर्मलाइजेशन और एक हमारा ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ट्रांजेक्शन के बारे में शुरुआत में ही बताया था कि ट्रांजेक्शन इज कि जब मान लो आपको एक अनडू का ऑप्शन चाहिए एसक्यूएल के अंदर, क्वेरी रन कर दिया आपने, अब आपको पता लगा कि ये कुछ गलत कर दिया मैंने, तो एक अनडू का ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए होता है। ठीक है, तो काफी सिंपल टॉपिक है। जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन तो देखो हमारा पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है वो, उसका प्रैक्टिकल ही नहीं होता। ठीक है, ट्रांजेक्शन भी काफी छोटा टॉपिक है, उसका प्रैक्टिकल होता है, बट स्टिल काफी छोटा टॉपिक है। ठीक है, हाँ ट्रांजेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्रांजेक्शन के से। तो हाँ ठीक है, सबसे पहले अपना डेटाबेस हम यूज कर लेंगे, क्योंकि समझाने की तो आगे नीड नहीं है, समझा तो मैंने दिया ही था। हाँ, इसके अंदर बता देता हूँ होता क्या क्या। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पॉइंट बनाते हो और फिर आप कहीं से भी चेक पॉइंट पे वापस आ सकते हो। ठीक है, तो मैंने बताया रोल बैक। रोल बैक का मतलब कि मान लो जो मैंने चेंजेस किए वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद होता है कमिट। कमिट का मतलब कि हाँ, मैंने चेंजेस वगैरह सारे वेरीफाई कर लिए हैं, एकदम सही चेंजेस करे हैं मैंने, सही जो कॉलम डिलीट किया वो करना ही था मुझे, तो अब उसको फाइनली डेटाबेस में परमानेंट करने के लिए आई डू कमिट। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार चलो ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर ली, हमने क्वेरी रन कर ली, अब रोल बैक का तो समझ आया, मैं कमिट क्यों करूं? क्वेरी तो मैंने रन करी थी, डेटाबेस में चेंज हो ही गया होगा, कमिट क्यों करूं? है ना? उसकी नीड क्या होती है कि ट्रांजेक्शन ना, अब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। जब आप ट्रांजेक्शन यूज करते हो तो क्या होता है कि बैकएंड में एसक्यूएल क्या करता है, आपका जो डेटाबेस है उसकी एक कॉपी बना लेता है उस टाइम पे। ठीक है, फिर जो भी आप चेंजेस करते हो वो उस कॉपी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप अगर रोल बैक करते हो तो कॉपी डिलीट हो जाती है, आपका जो ओरिजिनल डेटाबेस है वो आपके साथ रहता ही है। और अगर कमिट कमिट करते हो तो वो जो कॉपी थी ओरिजिनल वाला डिलीट करके वो कॉपी वहां पे आ जाती है। समझिए मेरी बात? नहीं समझ आया? दोबारा समझा देते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, दो तो हमारे कमिट और रोलबैक मैंने कमांड बताए, एक हम करते हैं ट्रांजेक्शन को स्टार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये मान लो हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारा डीबी डेटाबेस। इसके बाद हमने किया बिगिन ट्रांजेक्शन।
ये कैसे का कमांड एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहला कमांड हमारे पास यही होता है, ठीक है। बिगिन ट्रांजेक्शन करते ही क्या हुआ कि इस डेटाबेस की दो चीजें हो गई अब, कि एक तो मेरे पास डेटाबेस है ओरिजिनल, और एक है मेरे पास उसकी कॉपी, तो कॉपी डीबी, ठीक है। अब आप चेंजेस करोगे, मान लो आपने और चेंजेस करे, ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और कुछ किया ड्रॉप टेबल, डिलीट रोज, आपने ये सारी चीजें करे अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें ना एक्चुअली कॉपी के अंदर हो रहे हैं। जब आप अब ट्रांजेक्शन बिगिन करने के बाद जो कमांड कर रहे हो ना, वो इस कॉपी के अंदर रन हो रही है, ठीक है। वो इस कॉपी के अंदर रन हो रही है, ठीक है। अब मान लो आपने कमांड जो लिखा, सेकेंड कमांड आपने लिखा रोल बैक, ऑटोमेटिकली बनता है, ठीक है। हमने नेक्स्ट कमांड लिखा रोल बैक, ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट कमांड। तो क्या होगा, ये वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला डेटाबेस सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे बस डीबी आ जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। और बाई चांस आपने किया कमिट, अगर रोल बैक की जगह मैं यहाँ पे ना, ये दूसरा ही है कि आप दोनों में से कुछ एक ही करते हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आपने किया कमिट, कमिट रन किया, तो कमिट रन करने पे जो ये वाला था, ये वाला आपका डिलीट हो जाएगा, और जो ये वाला है ये आपका ओरिजिनल डीबी बन जाएगा, समझे, कि ये जो ओरिजिनल डीबी था आपका वो डिलीट हो जाएगा, जो कॉपी वाला है वो आ जाएगा, और रोल बैक में कॉपी वाला डिलीट होएगा, ओरिजिनल वाला आएगा, ठीक है। अब कमिट ना करने का नुकसान क्या है, कि ओरिजिनल डीबी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। आप कमिट नहीं करोगे, काम करते जा रहे हो आप, चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आपको दोबारा कोई ऐसी काम पड़ा जिसमें आपको रोल बैक करने की नीड पड़ सकती है शायद, तो हमने एक और ट्रांजेक्शन बिगिन किया, तो अब इस कॉपी वाले के दो बन गए, फिर आपने कमिट नहीं किया, फिर बिगिन किया, फिर दो बन गए, समझे। तो अब जो एक डेटाबेस था जिसको मान लो 1 जीबी की स्पेस लेनी थी, तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीबी की स्पेस ले रहा है। ये फर्क पड़ता है कमिट ना करने से। क्या, नहीं नहीं, ये सब तब होता है जब तुमने बिगिन ट्रांजेक्शन किया है, अभी तक तुमने ट्रांजेक्शन बिगिन ही क्या किया है, ट्रांजेक्शन बिगिन करने में तो कॉपी बन रही है ना, बिना इसके तो कॉपी बनी ही नहीं, बिना इसके तो डायरेक्टली डेटाबेस पे काम होता है। आया समझ, क्लियर है, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो नहीं समझ आया, पक्का ना, ठीक है। तो अब मैं अपना SQL 1PM यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद पहले ना डेटाबेस टेबल्स देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। बस चॉकलेट्स है, लॉग्स है, रिटर्न ऑर्डर, सुपर स्टोर, ये सब है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सुपर स्टोर वाले को पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर स्टोर, ठीक है। वैसे टेबल आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें से अगर कोई भी कॉलम डिलीट कर दूंगा, ऑल टेक्स्ट, नहीं, द पॉइंट इज कि अभी तक कमांड क्या है कि यूज है और ये है, मैं इसमें तो ऑल टेक्स्ट करने से क्या होता है, जितनी भी कमांड लिखी थी सारी रन हो जाती हैं। अब ये तो सारी रन हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर मैं और कोई कमांड लिख दूंगा तो मेरे को भी सिलेक्ट करके ही ऑल टेक्स्ट करना पड़ेगा, ये बस कंसेप्ट है, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास ये आ गया, मैं इसमें से बाय डिफॉल्ट अभी कोई भी कॉलम अगर डिलीट कर दूंगा तो वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्लियर है ये वाला कंसेप्ट तो। बट इसके बाद मैं क्या करता हूं, बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये लिखा मैंने इतना सा कमांड, इसको मैंने सिलेक्ट किया, रन कर दिया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब जैसे मैंने इसको रन किया, मेरी जो डेटाबेस था उसकी एक कॉपी बन चुकी है। अब मैं जो भी काम कर रहा हूं उस कॉपी पे काम कर रहा हूं, तो लेट्स से मैंने किया ऑल्टर टेबल सुपर स्टोर ड्रॉप कॉलम
लेट्स से सेल्स, ठीक है। मैं सेल्स का कॉलम यहां से ड्रॉप कर रहा हूं, मैंने किया ऑल टेक्स, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको रन करूंगा अगर, तो देखो यहां से सेल्स का कॉलम गायब हो गया, है ना। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ये किया होता तो मेरा कॉलम गायब हो चुका है, वापस नहीं आ सकता। बट क्योंकि मैं ट्रांजिशन के अंदर हूं, मैंने बिगिन ट्रांजिशन पहले रन कर दिया था, तो अब मैं इसको वापस लाना है। अगर बाई चांस मेरे को पता लग गया कि ये गलती है मेरी, अब इसको वापस लाना है, तो आई कैन डू रोल बैक, ठीक है। अभी एक बार रोल बैक कर लेता फिर बताता हूँ, ठीक है। मैं कर सकता हूँ रोल बैक, मैंने ऑल टेक्स्ट किया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मैं इसको ऑल टेक्स्ट करूँ तो देखो यहाँ पे मेरा सेल्स का कॉलम आ गया वापस, ठीक है। हाँ उसके बाद आपने जो क्वेरी थी वो लिखनी चालू कर दी, और जब मतलब आपने ड्रॉ कर दिया और जब लास्ट में रोल बैक करके वापस आ गया कॉलम मेरा। मतलब हमने जब भी ये चाहिए तो हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। अब मान लो इसमें से मेरे को कंट्री का कॉलम हटाना था, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इस कंट्रोल सी किया, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से एक ट्रांजिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने दोबारा से ट्रांजिशन स्टार्ट कर ली एक। हाँ मतलब एक ट्रांजिशन स्टार्ट किया, उसके बाद हमने रोल बैक कर दिया तो ट्रांजिशन एंड हो गया वहां पे। अब फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा करना है तो, ठीक है। मैं ट्रांजिशन स्टार्ट किया, अब सेल्स की जगह पे यहाँ पे मैं कंट्री का कॉलम ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर स्टोर करके देख लेते हैं अभी क्या है। अभी मेरे पास कंट्री का कॉलम है, मैंने किया, इसको रन किया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली को रन करूंगा अगर, तो मेरा कंट्री का कॉलम चला गया, फिर स्टेट आ गया सीधा, है ना। अब मान लो ये डिसीजन था मेरा एकदम ठीक, मेरे को कंट्री का कॉलम डिलीट ही करना था, सो आई विल डू कमिट, मतलब इसको कैपिटल लिख लो, ठीक है। इसको मैंने किया रन। अब मैं रोल बैक नहीं कर सकता, कमिट कर दिया मतलब मैंने चेंजेस अपने फाइनल कर दिया और ट्रांजिशन खत्म हो गया वहां पे। मतलब बिगिन ट्रांजिशन किया आपने, उसके बाद हाँ हाँ नहीं पॉसिबल है, अब दोनों वापस लाके एक डिलीट कर लो, ठीक है। अब वही है ना कि आपने जहां पे बिगिन ट्रांजिशन किया वो आपका चेक पॉइंट बन गया, उसके बाद जो मर्जी करो आप उस चेक पॉइंट पे वापस जा सकते हो, ठीक है ना। हाँ मैंने कंट्री वाला डिलीट किया था बस, अब तो खत्म ही हो गया, तो मैं डेटाबेस भी डिलीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कि कमांड वाइज, एक लास्ट आपका जो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है वो बचता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला करके देख लो, आ गया ना समझ। सिंपल ही टॉपिक था, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं, 20-25 मिनट लगे हमें इसे करने में। 10 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, 30 हो रही है, 20 मिनट तो लगे हैं। हाँ, अच्छा हाँ पहली वाली क्लास भी तो लेट हुई थी ना हमारी खत्म, हाँ ठीक है ठीक है, 15 मिनट लगे, ठीक है 10-15 मिनट लगे, ठीक है। कर लिया आपने सारो, कर लो एक बार कमेंट वगैरह कर लो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं विच इज नॉर्मलाइजेशन। उतरने का वेट कर रहे हो, क्या हुआ, आपने रोल बैक कर लिया एक बार। हाँ रोल बैक कर लिया तो ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, दोबारा बिगिन करना पड़ेगा। एक ट्रांजेक्शन बिगिन ट्रांजेक्शन लिख के स्टार्ट होता है, आप रोल बैक या कमिट कुछ भी लिखते हो एंड हो जाता है। फिर
कर लो आराम से कर लो। फ्रेंड्स तुमने वो लिख लिया है कोड? लिख लो। अच्छा नोट्स बना रहे हो तुम? अच्छा एक्सेल भी खत्म ही होने वाला है, एक क्लास और लगेगी, एक या दो, एक क्लास ही और लगेगी मेरे ख्याल से। हाँ सेम। कितने बजे? पावर भी आए तुम 9 बजे कर सकते हैं, उसके बाद फिर कोई अवेलेबल नहीं है। 10 से 11 ऑलरेडी बैच बुकते हैं, अक्षत आता है। क्या होता है, जल्दी जाना होता है फिर? ठीक है देखते हैं, कर सकते हैं। हो गया डन? कोई डाउट वगैरह नहीं ना? ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा ट्रांजेक्शन्स का। अब हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अब मैंने पहले बताया था कि नॉर्मलाइजेशन हमारा एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, मतलब जरूरी है, प्रैक्टिकली उसका क्वेरी वगैरह नहीं होती उसकी। अरे काम होता है, क्वेरी नहीं होती। अभी समझ लो पहले, फिर पता लग जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन होती है कि आपने ना अपने डेटा को सेग्रीगेट कर रखा है, आपने अपने डेटा को अलग अलग कैटेगरी से बांट रखा है, मतलब ठीक है। आप जितना ज्यादा अपने डेटा को बांटोगे उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन, आप मतलब उतना ज्यादा नॉर्मलाइज है आपका डेटा, बेसिक मतलब ये होता है, ठीक है। अब सोचते हैं कि मान लो मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर मेरे पास सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, फिर नेम है, फिर लेट्स से लोकेशन है उसकी, ठीक है। ये तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास एक टेबल के अंदर, ठीक है। अब कुछ भी एम्प्लॉय आईडी है, कुछ भी नेम है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, टेबल में क्या क्या कॉलम्स है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये डेटा है, इसको मैं बोलूंगा ये है अननॉर्मलाइज डेटा, मतलब ये नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या? नहीं, हाँ ये बिल्कुल अननॉर्मलाइज डेटा है। अरे एज्यूम क्यों करोगे, अननॉर्मलाइज है वो। नॉर्मलाइजेशन बताता हूँ अब। नॉर्मलाइजेशन में ना स्टेप्स होते हैं, तो पहले नॉर्मल वाली नॉर्मलाइजेशन बताता हूँ, सिंपल नॉर्मलाइजेशन बताता हूँ, फिर स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको ना इस तरीके से अगर दो इसको आप स्प्लिट कर रहे हो दो टेबल के अंदर, पहले में आपने क्या है, एम्प्लॉय आईडी रखा, नेम रखा, ठीक है, और इसमें आपने क्या डाल दिया, एक लोकेशन आईडी का कॉलम डाल दिया, ठीक है, आपने एक लोकेशन आईडी का कॉलम डाल दिया। अब आपके पास ये तीन कॉलम आ गए, ठीक है। अगेन इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक टेबल और बनाया जिसमें दो ही चीजें हैं, लोकेशन आईडी और लोकेशन, ठीक है, ये दो चीजें हैं इसमें अब, ठीक है। अब ये मेरा डेटा नॉर्मलाइज्ड है, नहीं मतलब यही दो टेबल, हाँ डेटा ही नॉर्मलाइज हो गया है। डिफरेंस समझ आया नहीं आया? देखो बेसिकली आप अपने डेटा को जितना ज्यादा सेपरेट आउट करते जाओगे, जितनी ज्यादा आप आईडी, मतलब ये कहना डेफिनेशन में तो नहीं आएगा, बट बेसिक मतलब ये होता है कि आप जितना ज्यादा उसकी कैटेगराइजेशन करते जाओगे, जितनी ज्यादा आप आईडीज का इंट्रोडक्शन करते जाओगे, उतना ज्यादा आपका डेटा नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब कि अब जैसे यहाँ पे मेरे को अगर एम्प्लॉय की किसी एम्प्लॉय की लोकेशन फाइंड करनी है, तो मैं एम्प्लॉय आईडी दूंगा और फिर लोकेशन मेरे को उस हिसाब से मिल जाएगी, सिलेक्ट कर लूंगा लोकेशन को एम्प्लॉय आईडी की मदद से, है ना। यहाँ पे करनी है तो मेरे को पहले एम्प्लॉय आईडी से लोकेशन आईडी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर लोकेशन आईडी से लोकेशन निकालनी पड़ेगी। क्वेरी वाइज कॉम्प्लेक्स हो रहा है डेटा, क्वेरी वाइज क्वेरी कॉम्प्लेक्स रहेगी ना, वो जोन लगाने पड़ेंगे, दो टेबल है तो जोन लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्वेरी तो कॉम्प्लेक्स हो गई, बट एसक्यूएल की केस में ये इसमें से डेटा फाइंड करना फास्टर और स्लोअर होता है इसके कंपैरेटिवली,
ठीक है। एसक्यूएल इसमें से डेटा फाइंड करने में ज्यादा टाइम लगाएगा कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली जब आपका बहुत सारा डेटा है तो एसक्यूएल थोड़ा सा स्लो होने लगता है, उसकी स्पीड को वापस लाने के लिए ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब मतलब हाँ हाँ नहीं, नामों से फर्क नहीं पड़ता, कॉलम का नेम का फर्क नहीं है इसमें, लोकेशन और ये मतलब ये एक ही टेबल था जिसके अंदर नेम एंड लोकेशन दोनों थी। नहीं, एम्प्लॉय आईडी से तो मैं एम्प्लॉय नेम को लिंक करूंगा ही ना, मैं लोकेशन ही तो अलग कर सकता हूँ सिर्फ लोकेशन आईडी के बेसिस पे। हाँ बता रहा हूँ, अब उसमें दिखा देता हूँ क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तब ये, अब इसमें ना एक और कंसेप्ट आता है, ये तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ आया कि होता क्या है, कि हम जब डेटा को अलग अलग कर रहे हैं और दोनों को टेबल्स में उसको लिंक करने के लिए हमने आईडी इंट्रोड्यूस कर दी, ये होती है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इसका फायदा ये पता लग गया कि इससे हमारा एसक्यूएल का जो डेटा फेचिंग की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब हर डेटा को ना नॉर्मलाइज करने की नीड नहीं होती, जैसे ये डेटा था, इसको हमें नॉर्मलाइज करने की नीड ही नहीं होती। एग्जाम्पल लेके बताया मैंने, इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मलाइज होगा, बट इसको हमें नॉर्मलाइज करने की नीड ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम कॉलम है। नॉर्मलाइजेशन हम कब करते हैं, जब हमारे पास 50 100 कॉलम्स होते हैं ना, तब जाके हमें नॉर्मलाइजेशन की नीड पड़ती है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 3 8 10 12 15 कॉलम है, डजेंट मैटर, ठीक है। बट अगर मान लो आपको 100 कॉलम है किसी टेबल में, तो उसको तो नॉर्मलाइज करना ही करना पड़ेगा, वरना एसक्यूएल एक एक मिनट लेने लग जाएगा डेटा को फेच करने में, ठीक है। ये होती है नॉर्मलाइजेशन की नीड, ठीक है। अब हर एक डेटा इक्वली नॉर्मलाइज नहीं किया जाता, तो नॉर्मलाइजेशन के होते हैं लेवल्स, कि आप किस लेवल तक उसे नॉर्मलाइज कर रहे हो, ठीक है। अब इसे थ्योरी का पार्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के होते हैं लेवल्स, कि आप किस लेवल तक अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हो। इसके होते हैं बेसिकली 3 लेवल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1NF, 2NF और 3NF, ठीक है। 1NF, 2NF, 3NF, नहीं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो 1NF मतलब आपने एक बार नॉर्मलाइजेशन करी है, 2NF आपने सेकंड लेवल तक नॉर्मलाइजेशन करी है, 3NF आपने थर्ड लेवल तक नॉर्मलाइजेशन करी है, ठीक है। ये लेवल्स है, और इसी के साथ ना, मतलब इसको मैं अलग नहीं लिख रहा, बताऊंगा क्यों, इसी के साथ आता है BCNF, ठीक है। BCNF तक जाने की बहुत कम नीड होती है हमें, तो बस ये बता देता हूँ, BCNF इज कि आपने 3NF की ही एक वैरायटी है जिसके अंदर आपने लिंकिंग कर रखी है, ठीक है। कि यूजुअली आप जब, मैंने लोकेशन आईडी वाला जो एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने लोकेशन आईडी को फॉरेन की बनाया नहीं था, BCNF में हमने फॉरेन कीज बना रखी है, ये फर्क होता है सिर्फ, ठीक है। कि आपने 3NF किया और उसके बाद फॉरेन कीज बना दी, ठीक है। आया समझ, क्लियर है क्या? ओ यार मेरे को भी नहीं पता, कूल ही करना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा अनयूज चीजें है ये, लिख के बता देते हैं एक बार। बॉयज कोड करके कोई बंदा है, हाँ उसने अपने तरीके नॉर्मलाइजेशन की बनाया है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब अपने डेटा के ऊपर देखते हैं कि चीज एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ना जैसे सुपरस्टोर वाला डेटा है, वैसे तो जो ये हमारा सुपरस्टोर का डेटा है, ये भी नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बहुत छोटा डेटा है, इतने बड़े डेटा के ऊपर भी नॉर्मलाइजेशन की नहीं की जाती। बट इसके अंदर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन करूँ तो 20 कॉलम पे मैं अप्रोक्सीमेटली 1NF तक लेके जाता हूँ बस उसे, ठीक है।
अब ये चीज ना कि किस लेवल तक अपन नॉर्मलाइजेशन करनी है, ये आपको ओवर द टाइम विद प्रैक्टिस समझ आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसकी नॉर्मलाइजेशन करूंगा तो इसको मैं 1NF तक ही लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉलम्स है ही नहीं। आप बेसिकली एक रेशियो टाइप मान लो कि 20 से 30 कॉलम्स होते हैं तो 1NF काफी रहता है, ठीक है। 30 से 50 कॉलम तक 2NF तक जाते हैं, और मान लो फिर 50 भी छोड़ो, 60-70 तक 2NF पे काम हो जाता है, ठीक है। फिर जब 80, 100, 150 ऊपर कॉलम्स होते हैं तो हम 3NF तक मिनिमम जाते हैं, ठीक है। 3NF से नीचे जाने का पॉइंट नहीं होता, क्योंकि 3NF तक जाते जाते हमारा डेटा अच्छे से नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन अगर मैं इसमें करूंगा तो कैसे करूंगा, मान लो मैं सबसे पहले 1NF कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1NF के टाइम पे मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, कस्टमर आईडी, ये यहां तक, ये वाला पार्ट, और लास्ट में जो मेरा वो सेल्स वगैरह वाले पार्ट थे उसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने 8 कॉलम अलग करे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, और फिर लास्ट में से सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट, इन 8 कॉलम्स को अलग कर दिया, ठीक है। और साथ में क्या किया, फिर मैंने कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, सिटी, अप टू यहाँ रीजन तक, इसको अलग कर दिया। और फिर प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, इसको अलग कर दिया। तो मैंने इस टेबल के 3 टेबल बना दिए अलग अलग, ठीक है। ये हुआ मेरा फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म या फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। कि मैंने एक बार नॉर्मलाइज कर दिया अपने डेटा को, क्लियर। अब यूजुअली इसमें इससे ज्यादा नीड नहीं पड़ती, इतना ही काफी रहता है। बट मान लो आपको अभी से 2NF पे जाना है, 2NF में क्या जाते हुए क्या करोगे कि मान लो जैसे ये वाला था, ऑर्डर डेट, शिप मोड, एंड देन सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट वगैरह, ये था, ठीक है। इसमें से हम शिप मोड को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो शिप आईडी दे दी और फिर एक नया वो बना दिया कॉलम, उसमें शिप आईडी और शिप मोड दे दिया, ठीक है। ये हो गया। फिर इस वाले टेबल में से हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट आईडी दे सकते हैं, सिटी आईडी दे सकते हैं, स्टेट आईडी भी दे सकते हैं, रीजन आईडी भी दे सकते हैं। हर एक को आईडी देके हमने अलग कर दिया, ठीक है। फिर अगले वाले में से हमने क्या किया, नहीं लेट से इसमें ना हमने जो कस्टमर वाला था, इसमें हमने क्या किया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट की आईडी ले लो लेट से, और सिटी में ना सिटी, स्टेट और जैसे कंट्री थी, पोस्टल कोड था, इस सब की हमने लोकेशन आईडी करके एक आईडी बना दी, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। और लास्ट में प्रोडक्ट की लेट से मैंने कर दिया कि प्रोडक्ट आईडी था ही, मैंने कैटेगरी की भी आईडी बना दी एक, तो कैटेगरी आईडी बना के कैटेगरी अलग कर दिया, ठीक है। वो बस नया टेबल बनाओ, डेटा उसमें डाल दो, सिंपल। वो नेट हाउस में डाल के जो हमें रखना है उसको रख लेंगे और उसको ड्रॉप कर देंगे। नहीं, इसमें यूजुअली मतलब ड्रॉप करने की हमें नीड नहीं होती, क्योंकि मैं इसमें से डेटा एक नया टेबल बनाऊंगा, उसमें डालूंगा ही वही डेटा जो नीड है, तो ये तो रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आप जैसे 1NF किया तो जो डी नॉर्मलाइज डेटा है उसको हटा दोगे, डी नॉर्मलाइज डेटा भी रखा जाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन है या फर्स्ट वेक्टर नॉर्मलाइजेशन है उसको भी साथ में रखा जाता है, बस, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। बेसिकली डेटा को हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, हाँ अलग अलग टेबल्स बना रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं, इसका प्रैक्टिकल है ही नहीं ना, वही तो पॉइंट है। हम खुद करेंगे ना, सोचेंगे इस बारे में कि भाई कौन अप्लाई करना है, तो भी तो पता चलेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब तुमने कैटेगरी की आईडी बना दी, और उसमें कैटेगरी की आईडी में कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों स्टोर कर ली तुमने, ठीक है। ये हुआ मेरा 2NF, ठीक है। अब अगली बार में मैंने और स्प्लिट कर दिया, जैसे सिटी, स्टेट और पोस्टल कोड, रीजन, इनको मैंने एक साथ रखा था, इनको अलग अलग कर दिया सबको, तो किसी आईडी को स्प्लिट कर दिया टेबल को। जो कैटेगरी और सब कैटेगरी था उनको अलग अलग कर दिया, कैटेगरी की एक आईडी बना के उसको अलग कर दिया, सब कैटेगरी को अलग कर दिया। ये हो गया मेरा 3NF, ठीक है। अब इन्हीं सब टेबल्स के बीच में जो 3NF तक मेरे पास इतने सारे टेबल्स आ गए, उन सब में जब मैं फॉरेन की इंट्रोडक्शन कर देता हूँ तो वो बन जाता है मेरा BCNF, कि मतलब मैंने अब सिर्फ डेटा रखा नहीं हुआ है, मैंने डेटा को एक्चुअली वो कर दिया, लिंक कर दिया, तो वो बन गया मेरा BCNF, ठीक है। नॉर्मली आप 3NF और BCNF बहुत रेयरली देखोगे, 2NF तक ही डेटा जाता है, ज्यादातर आपका जो स्प्लिट किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, 2NF तक ही किया जाता है, ठीक है। बट 3NF एंड BCNF भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ रोज से फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है।
बाकी जैसे जैसे मतलब समझ तो आ रहा होगा मैं किस बेसिस पे स्प्लिट कर रहा हूँ चीजों को, है ना? कि जो इंटरलिंक चीजें हैं, पहले मैंने उसको एक बार स्प्लिट किया, फिर उसको और स्प्लिट कर दिया, फिर ये होता है आपका कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ठीक है? अब इसके साथ आपका एसक्यूएल होता है खत्म, एसक्यूएल में इतना ही है। ठीक है, ट्यूसडे से पावर बीआई शुरू कर देंगे। ठीक है, और आज मैं आपको इसका एक असाइनमेंट तो असाइन कर दिया था शायद मैंने आपको एसक्यूएल का। असाइनमेंट दिया मैंने कोई? तो पहला असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट, कंप्लीट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, चार चीजें आज असाइन कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है यार, एक मिनट रुको, मैं अभी असाइन कर ही देता हूँ तुम्हें, और उसे पढ़ लेना एक बार, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ भी लेना साथ ही, है ना? तो बताते हैं फिर क्लास आपकी करते हैं यहीं पे एंड। ठीक है, हाँ 32 मिनट की क्लास ही हुई है, बहुत छोटी क्लास हुई है। कोई बात नहीं, जो हमारा डिस्कशन है वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, अभी वो असाइनमेंट वगैरह का डिस्कशन करेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बार वो असाइनमेंट साइन कर रहा हूँ। और आपको असाइनमेंट्स देने हैं। एक असाइनमेंट मैंने भेजा अभी, बाकी भी भेज रहा हूँ। एक बार पढ़ना शुरू करो। क्या? क्यों? एक बार फोन पे पढ़ लो। और ये लो बाकी ये भेज दी। कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। इसमें जो असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है, वो तो सिर्फ आपको क्वेरीज लिखनी है, तो आप किसी भी डेटा सेट पे, किसी भी डेटा पे वर्क कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके हाँ, और जो कंप्लीट असाइनमेंट है वो भी, ये तो तीन चीजें हैं, तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड कंप्लीट असाइनमेंट, ये आप किसी भी डेटाबेस पे करो, डजेंट मैटर। क्वेरी चाहिए मेरे को, एसक्यूएल फाइल सबमिट होगी इसकी। ठीक है, एक फाइनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट जो मैंने डेटा दिया, डेमोग्राफिक डेटा, उसके ऊपर करना है। डेमोग्राफिक डेटा डॉट सीएसवी करके मैंने डेटा सेट दिया है, उस डेटा सेट को अपने एसक्यूएल में इंपोर्ट करना है, एंड देन फाइनल प्रोजेक्ट उस डेटा सेट को यूज करके बनाना है। ठीक है, और इन चारों चीजों की ही आपकी डॉट एसक्यूएल फाइल सबमिट होगी। ठीक है, तो जो क्वेरीज लिखोगे एक ही फाइल में, जैसे असाइनमेंट 1 है तो उसकी सारी क्वेरीज एक ही फाइल में लिखनी है, वो फिर डॉट एसक्यूएल फाइल सेव करके भेजनी है। सेम विद असाइनमेंट 2, सेम विद कंप्लीट असाइनमेंट, एंड सेम विद प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, वो तो आप बैकग्राउंड में करते रहो, कोई इशू नहीं है, आराम से करते रहो ना। ठीक है, पावर भी आपका ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे। ओके, पावर बीआई सॉफ्टवेयर ही है बस। हाँ, स्टोर से डाउनलोड मत करना, उसमें ना एक इश्यू रहता है कि वो बार बार ना ईमेल दो करके पॉपअप देता रहेगा, तो वहां से मत करना, मैं आपको एक्सी फाइल भेज दूंगा, भेज ही देता हूँ, भेज ही देता हूँ, डाउनलोड करके रख लेना। कोई बात नहीं, भेज रहा हूँ मैं।
वो मैं क्या बताऊँ, अपलोड हो रही होगी वो जो भी है। यूट्यूब पे तो मैं नहीं डालता ना। ठीक है, मैंने क्या, तो मैं ये डिलीट करने वाला और ये यूट्यूब पे डालने वाला मैं मैनेज नहीं करता। मनजीत सर है, वो मैनेज करते हैं। हाँ वो तो वहाँ पे टीचिंग वगैरह बहुत कम होती है ना, ज्यादा तो मैनेजमेंट के लिए है गुड़गांव वाला तो। कम होती है, मतलब हाँ, बच्चे बच्चे कम आते हैं, वो ज्यादातर मैनेजमेंट के लिए है। नहीं वो पहली है, बट वो पहले पहले टेक्नोलॉजीज है ना, वो अदर कंपनी है, वो काम होता है एक्चुअल। हाँ। सच होता, मैंने नहीं गुड़गांव वाले ब्रांच में नहीं गया हूँ मैं। तो ये पावर भी मैंने अपलोड पे लगा दिया है, वो थोड़ा 844 MB की है, तो टाइम ले रही है अपलोड होने में। तो अपलोड हो जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी आपके पास। क्या, अपलोड होने में टाइम तो लेगी, 844 MB है भाई। अरे यार बंद कर दी थोड़ी ना हो जाएगा। व्हाट्सएप से डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, चलो ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। चलो, थैंक यू गाइस।